जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं सामाजिकरण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और सामाजिकरण होता क्या है। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा मानव जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। तो मानव जब पैदा होता है तो एक जैविक प्राणी होता है और धीरे धीरे वह समाज के मूल्यों और विचारों को जब सीखता है और उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है तो वही क्या होता है, सामाजिकरण होता है। तो सर्वप्रथम सामाजिकरण शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में माना जाता है और जॉर्ज हर्बर्ट मीड वह प्रारंभिक विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सामाजिकरण की बात कही है। इसके बाद प्रोफेसर ग्रीन का कहना है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो स्टेटमेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन, ग्रीन कहते हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं या आत्म या व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। उसके बाद जॉनसन ने डिफिनेशन दिया है कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न कराने में समर्थ बनाता है सामाजिकरण कहलाता है। तो जॉनसन ने कहा जो सामाजिक भूमिका करने के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है वही सामाजिकरण है। उसके बाद जॉनसन का अन्य जगह यह कहना है कि सभी प्रकार का शिक्षण सामाजिकरण नहीं है, बल्कि जो समाज सम्मत व्यवहार को ही सीखना सामाजिकरण, अर्थात समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त व्यवहार है वही सामाजिकरण कहलाते हैं। न्यू मेयर के शब्दों में एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही सामाजिकरण है। जैसे तो न्यू मेयर कहते हैं कि जब व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है तो वह जो प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस होता है, वही सामाजिकरण है। अगर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाज के द्वारा जो मान्यता प्राप्त व्यवहार है उन्हीं को सीखना जो है सामाजिकरण कहलाता है। सामाजिकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं? तो सामाजिकरण अपने समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों आदि को आंतरिकरण करने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। अपने समाज के, अगर आप दूसरे समाज के मूल्य मानदंड को सीखते हैं तो उसको पर संस्कृति ग्रहण करते हैं। सामाजिकरण को एक टर्म में स्व संस्कृति ग्रहण भी कह सकते हैं। यह जीवन पर्यंत चलती है। यह प्रक्रिया बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने के कारण इसको गतिशील भी माना जाता है और अन्य समाजों के मूल्यों को सीखना सामाजिकरण नहीं है। सामाजिकरण को एक चेतन प्रक्रिया माना जाता है। इसके बाद आते हैं ब्रूम और सेल्जिक, जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया को 3 प्रमुख तत्वों की चर्चा की है। पहला जीव रचना, सावयव ऑर्गेनिज्म की बात की है। दूसरा व्यक्ति अर्थात इंडिविजुअल की बात की है। तीसरा इन्होंने सोसाइटी की बात की है। किसने? ब्रूम और सेल्जिक। इसके बाद स्टीवर्ड एवं ग्लीन ने सामाजिकरण के 3 आवश्यक तत्व माने हैं। इंटरेक्शन अर्थात अंतःक्रिया, भावात्मक स्वीकृति और उसके बाद इन्होंने कहा कि संचार या वो भाषा चिन्ह होता है। इन्होंने कहा अंतःक्रिया, भावनात्मक स्वीकृति और संचार एवं भाषा सामाजिकरण के 3 प्रमुख तत्व हैं स्टीवर और क्लीन के अनुसार। आगे J.H. फिक्टर हैं, जिन्होंने सामाजिकरण के 3 तरीकों की चर्चा की है। कहा या तो व्यक्ति नकल करके सीखता है, या सजेशन किसी को सुझाव के कारण सीखता है, कोई उसे सिखाता है, या तीसरा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के कारण व्यक्ति जो है सीखता है या सामाजिकरण उसका होता है। अगला जो है सामाजिकरण के स्तर या स्टेज।
सामाजिकरण के स्तर एवं स्टेज की बात के संदर्भ में सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया, सीखने का कार्य सिर्फ समाज में ही संभव होता है, अर्थात व्यक्ति अकेले रहकर कुछ नहीं सीख सकता, ऐसा माना जाता है। इसीलिए पार्सन्स कहते हैं कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना सामाजिकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। वहीं लुंडबर्ग ने कहा कि सामाजिकरण एक सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। व्यक्ति और समाज में जब इंटरेक्शन होगा तो वह सामाजिक व्यवहार कहलाता है, और सामाजिक व्यवहार को जब सीख लेता है तो उसी को सामाजिकरण कहते हैं। वैसे तो सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने किशोरावस्था से और युवावस्था तक इसको सीमित कर दिया है, जैसे फ्रायड एवं अन्य। आगे है, पार्सन्स ने सामाजिकरण के 4 स्तर बताए हैं। तो पार्सन जो बात करते हैं वह पहला मौखिक, द ओरल स्टेज, और इसी को फ्रायड भी मान्यता देते हैं, फ्रायड भी इन्हीं की बात करते हैं। ओरल स्टेज, गुदा स्टेज अर्थात एनल स्टेज, उसके बाद मातृयति या संकट का स्तर, उसके बाद एडोल्सन स्टेज की इन्होंने बात की है। तो मौखिक स्तर में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि यह अवस्था 1.5 वर्ष तक होती है, अर्थात जब से शिशु पैदा होता है उसके 1.5 वर्ष तक मौखिक स्टेज होता है, जिसमें बच्चा जो है गूगा करता है, अर्थात सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है। इसीलिए फ्रायड इसे एक अवस्था मानते हैं। तो फ्रायड इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन की अवस्था। द ओरल स्टेज को इन्होंने, फ्रायड ने प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन की अवस्था माना है, अर्थात प्राथमिक परिचय की अवस्था, और प्राथमिक परिचय बच्चा का माँ से होता है। उसके बाद इन्होंने गुदा स्टेज अर्थात एनल स्टेज करते हैं, इसमें शैशवा अवस्था भी कहते हैं। यह 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चों को शौच करना सिखाया जाता है और अन्य क्रियाएं करना सिखाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि इस स्टेज की किसने चर्चा की, या एनल स्टेज, या कोई स्टेज लेकर पूछ लेगा कि कितने वर्षों तक यह चलता है, या बताए, या पूछेगा क्वेश्चन की 1.5 से 3 वर्ष चलने वाली अवस्था को क्या, किस नाम से जीन पियाजे, फ्रायड और पार्सन्स ने बताया है। तो इस आधार पर क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है मातृरति या संकट का स्तर, द ओडेपियस और क्राइसिस स्टेज। तो इस स्टेज को 3 साल के बाद शुरू होकर 12 से 13 वर्ष तक चलता है, जिसमें यह देखा जाता है कि लड़के अपनी माँ के प्रति और लड़कियों को अपने प्रति पिता के प्रति जो है झुकाव होता है। अगर पिता द्वारा माँ को डांटा या फटकारा जाता है तो बच्चों को बुरा लगता है, और इसी तरह माँ के द्वारा पिता को डांटा फटकारा जाता है तो लड़कियों को बुरा लगता है। ऐसा क्यों होता है, यह मनोवैज्ञानिक द्वारा अध्ययन किया गया है कि यह एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इसके बाद की बात करते हैं किशोरावस्था या एडोल्सन स्टेज की। तो इस अवस्था की शुरुआत 12 से 13 वर्ष के बाद होती है, जब बच्चों के शरीर के अंदर एक प्रकार के जैविक परिवर्तन होने लगते हैं, और इस परिवर्तन को बच्चा समझ नहीं पाता, तो वह टेंशन, तनाव में रहता है, अतः वह चिड़चिड़ापन हो जाता है। ऐसा आप सभी के इस एज में आपके साथ हुआ होगा कि आप इसी 12 वर्ष के बाद काफ़ी चिड़चिड़ेपन, बात बात पे गुस्सा हो जाना, तो इस शारीरिक हार्मोनल चेंज के कारण ऐसा होता है। वह अपने आप में खोया रहता है और माना जाता है कि यह गलत संगत में भी पड़ सकते हैं। तो इस स्टेज में बच्चों का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्टेज में बच्चे अपने रास्ते का चुनाव करते हैं। गलत संगत में पड़ जाएंगे तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, और सही संगत में रहेंगे तो अच्छे काम करेंगे। तो पार्सन्स का कहना है कि इस स्थिति में माँ बाप को बच्चों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पार्सन्स के इस अवस्था को सामाजिकरण की प्रमुख अवस्था माना है। तो पार्सन्स ने एडोल्सन या किशोरावस्था को सामाजिकरण की प्रमुख अवस्था
माना है कि इसी अवस्था में जो बालक होता है वह समाज में ज़्यादा घुलता मिलता है। सिगमंड फ्राइड ने सामाजिकरण के 5 अवस्थाएं बताई हैं। तो कहीं कहीं ये चीज़ जो मिलेगी आपको चार ही अवस्था में मिलेगी। जिस तरह पार्सन्स का था सेम उसी को कहीं कहीं आपको सिगमंड फ्राइड में मिलेगा। तो इसमें मौखिक, गुदा संबंधी, लैंगिक सेक्सुअल, अप्रकट या गुप्त लेटेंसी और किशोरा अर्थात एडोलसेंट या जेनिटल स्टेज की बात जो है सिगमंड फ्राइड करते हैं। और सारी जो एक्सप्लेनेशन है लगभग पार्सन्स की तरह ही है कि मौखिक जो है आपका पैदा होने से 1.5 वर्ष तक, गुदा जो है 1.5 से 3 वर्ष तक, लैंगिक जो है आपका 3 से 12 वर्ष तक, और 12 वर्ष से 3 वर्ष 15 वर्ष तक इसको इन्होंने अप्रकट या गुप्त लेटेंसी क्या है उसके बाद की अवस्था को किशोरावस्था के बारे में बताया है। एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने एरिक एरिक्सन, जिन्होंने आइडेंटिटी यूथ क्राइसिस 1961, इनकी पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सामाजिकरण के 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इन्होंने शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक 8 अवस्थाओं की चर्चा की है। इनका मानना है कि मानव हर स्तर में संकटों से गुजरता है और इन्हीं संकटों से जो निकलने वाले प्रयास होते हैं वही सामाजिकरण होता है। तो इन्होंने कहा व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के दौरान विभिन्न किस्म के संकटों से गुजरना होता है। उसी संकट के फलस्वरूप नकारात्मक या सकारात्मक प्रक्रियाएं होती हैं और इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व विकसित होता है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने जैसे ट्रस्ट, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, इंटिटेटिव पहल शक्ति, एक्मोफिलेसमेंट, उपलब्धि, परिश्रम, आइडेंटिटी अर्थात पहचान, रिलेशनशिप अर्थात संबंधी, कंट्रीब्यूशन टू योगदान और रिफ्लेक्शन आदि की चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में जो बच्चा होता है वह माता पिता से बहुत लगाव रखता है, उसमें माता पिता के प्रति विश्वास होता है, साथ साथ अविश्वास भी होता है। ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट की बात करते हैं तो आगे इसका होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे शैशवा अवस्था में बताया कि विश्वास बनाम अविश्वास, तो इसमें माता पिता के प्रति बच्चे को विश्वास भी होता है, अविश्वास भी होता है। जैसे उन्हें ऐसा लगता है, पहले विश्वास होता है कि उन्हें कुछ होगा नहीं माता पिता के संरक्षण में, लेकिन जब कहीं माता पिता बाहर चले जाते हैं तो उन्हें यह सताना लगता है कि वह उन्हें छोड़ के चले गए। और बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें स्वतंत्रता और लज्जता की बात होती है 1.5 से 5 वर्ष तक। मतलब बच्चा माँ से दूर होकर खेलना चाहता है खुलकर, बच्चे बार बार भाग जाते हैं उनको बुलाने पे। तो ऐसा होता है। और जब कभी भी बच्चे को कुछ कहो तो वो थोड़ा बाहरी लोगों से लज्जा फील करते हैं, सेम एंड डाउट। उसके बाद खेल अवस्था आता है, प्री स्कूल। तो प्री स्कूल में जब बच्चा जाता है तो पहल शक्ति बनाम दोषिता होता है। तो इसमें थोड़ा बच्चा जो है 4-5 साल होता है तो वह थोड़ा उद्यमी होने का प्रयास करता है, किस्म किस्म के नए नए काम करने लगता है, नए प्रकार के मनोवैज्ञानिक संकटों से उभरता है। जैसे बच्चों में जिज्ञासुपन ज़्यादा हो जाता है इस स्टेज में। और उसके बाद उसमें जब सफल हो जाता है तो खुश होता है, असफल हो जाता है तो गिल्ट महसूस करता है। तो इस स्थिति में होती है। और यह स्थिति जो है इनकी 4थे स्तर तक, 5वें स्तर तक बनी रहती है। उसके बाद किशोरावस्था एडोलसेंस की बात की है, अहम और भूमिका संक्रांति। इन्होंने कहा जब नवयुवक रहता है बच्चा तो उसके सामने कई तरह के संकट उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ी संकट उसके पहचान को लेकर रहती है, न तो उसको बच्चों में गिना जाता है और न ही बड़ों में गिना जाता है। तो इस तरह से उसमें जो है नकारात्मक और सकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसके बाद तरुण अवस्था, यंग या एडल्टहुड, घनिष्ठ बनाम विकृत होता है, जो कि आपका 20 से 30 के बीच में चलता है। तो इसमें क्या होता है
इंटीमेसी होता है, व्यक्ति की शादी विवाह होता है, जिससे क्या होता है कि नए परिवार की स्थापना करता है और आत्मीयता की स्थिति होती है जिसको वह दूर करता है। उसके बाद आ जाता है इनका मध्य वयस्कावस्था, मिडिल एडल्टहुड, जननात्म बनाम स्थिरता। तो 7वें चरण में जब इन्होंने बताया कि व्यक्ति प्रोडक्टिविटी, जनरेटिविटी आती है, मतलब बच्चे पैदा करना, अर्थात अपनी पीढ़ी को बढ़ाने की चिंता लगी रहती है। बच्चे को निसंतान रहने पर भी और से और चिंता खाने लगता है। तो इस तरह की इस अवस्था में होता है। अगर निसंतान रहता है तो व्यक्ति सूना सूना महसूस करता है। उसके बाद आ जाता है अंतिम चरण, अर्थात बुढ़ापे की स्थिति, परिपक्वता, मेच्योरिटी, अहम बनाम संपूर्णता। तो 8वें और अंतिम चरण में व्यक्ति अपने जीवन काल में पीछे देखता है कि उसने क्या किया है, कितनी सफलता प्राप्त की, क्या उससे मिस हुआ। तो जो सफलता प्राप्त करता है तो उसको महसूस करके वह अहम घमंड करता है, अहम की संपूर्णता महसूस करता है। लेकिन जो नहीं कर पाया, जिसको वह मिस करता है, जो पाया या खो दिया, उसके लिए उसे निराशा होती है। तो यह तो एरिक एरिक्सन का जो है सिद्धांत रहा है। आगे सामाजिकरण के अन्य सिद्धांत हैं, जैसे थियरी ऑफ सोशलाइजेशन। तो सामाजिकरण के संबंध में अनेक विद्वानों के अनेक विचार रहे हैं, जिनको हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, प्रबल का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थियरी। तो रीइंफोर्समेंट थियरी जो है, इस सिद्धांत में को जो है थॉर्नडाइक और स्किनर जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति वैसा ही सीखने की कोशिश करता है जिससे सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रबल थियरी इस बात की चर्चा करता है कि व्यक्ति को जो चीज़ अच्छा लगता है, जिससे उसे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उसी चीज़ को ज़्यादातर करता है और सीखता है। इस प्रकार प्रबलन का सिद्धांत आनंद और सुख के लिए सीखा गया व्यवहार माना जाता है। स्वयं थॉर्नडाइक के शब्दों में कहा कि जब सुख अंदर जाता है तो पीड़ा बाहर हो जाती है। तो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि जब सुख अंदर जाता है तो पीड़ा जो है बाहर जाती है। यह इनका स्टेटमेंट है। 1-2 बार पीजीटी के जैसे एग्जामों में, स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा भी गया। अगला है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थियरी। तो कॉग्निटिव थियरी भी कई बार पेपर 1 के में भी पूछ लिया जाता है। तो कॉग्निटिव थियरी है जहां प्रबलन सिद्धांत बाह्य तत्वों से प्रभावित होता है, वहीं कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से प्रभावित होता है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति कैसे किसी चीज़ को समझता है, सोचता है, चुनाव करता है। तो इन्होंने जो कॉग्निटिव थियरी में है, इसमें यह देखा जाता है, इन्होंने कहा कि वह व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होती है, आंतरिक स्थिति से प्रभावित होती है कि किसी व्यक्ति को किस हिसाब से सोचता है, देखता है और उसमें चुनाव करता है, और ध्यान इस बात पर केंद्रित करता है कि उसे क्या चुनना है। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत से जो है जुड़े हुए, कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने इस तरह के संज्ञान विकास के 4 स्तरों की चर्चा की है। पहला, संवेदी मोटर अवस्था, दूसरा पूर्व ऑपरेशनल अवस्था, तीसरा मूर्त ऑपरेशनल अवस्था और चौथा औपचारिक ऑपरेशनल अवस्था। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिक्सन और पियाजे की थियरी है। इनके अलावा आगे हम कूले मीड की थियरी के बारे में देखेंगे। तो सभी इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सेंसरी मोटर की स्टेज, संवेदी मोटर अवस्था, इस अवस्था की अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की मानी गई है। 4 माह तक नवजात अपने शिशु को आसपास के पर्यावरण के बारे में जो है पता नहीं रहता या अंतर नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए यह नहीं जान पाता वह किस खाट पर सोया है, तो उसको इधर उधर करने, हिलने डुलने पर खाट ऊपर नीचे होता है। यह संवेदी इस अवस्था में बच्चा कुछ छूकर ही वातावरण के बारे में ज्ञान हासिल करता है। तो इसमें भी जैसे 4 माह तक तो वह कुछ नहीं पा, उसके बाद की स्टेज में जो है
किसी चीज़ को महसूस करता है, टच करता है, तो वह जानता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो धीरे धीरे उसके व्यक्ति और वस्तु में अंतर समझने लगता है इसी स्टेज में। उसके बाद पूर्व ऑपरेशनल अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवधि को 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। यहाँ पहुंचकर बालक भाषा समझने लगता है और समाज की जो वस्तुएं हैं उन्हें प्रतीक के रूप में काम में भी लेता है। तो यह जो अवस्था है 7 वर्ष तक चलती है। इसमें जो है विचारों के संचार, भाषा का ज्ञान आदि चीज़ों का जो है बच्चे को जानकारी होता है। धीरे धीरे इसकी मस्तिष्क की क्षमता जो है विकास होता है, विचारों का आदान प्रदान करना क्रमबद्ध तरीके। इसमें जैसे सीक्वेंस तो नहीं लगा पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है। इस अवस्था में पियाजे ने पूर्व ऑपरेशनल इसलिए कहा है कि यहाँ अभी मानसिक क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से प्रयोग नहीं कर पाता, अर्थात कोई भी क्षमता जो बच्चे के अंदर है वह जो है क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में नहीं लगा पाता। और इसी अवस्था को बच्चे को आत्म केंद्रित करता है, अर्थात बच्चा इस अवस्था में इको सेंटरिज्म रहता है, अपने ऊपर विशेष ध्यान देता है, हर चीज़ को अपना केंद्र मान कर चलता है, वातावरण को केंद्रबिंदु मान कर समझता है। जैसे बच्चे कभी कभी कोई पुस्तक पत्रिका उलट कर किसी चित्र के बारे में माता पिता दोस्त आज से पूछते हैं, है वे नहीं सोचते कि उत्तरदाता को वह चित्र दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। वह अकेले देखता है, दूसरों से प्रश्न पूछता है कि ये क्या है। अर्थात बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करने लगते हैं स्टेज में। और इसी स्टेज को ईगोसेंट्रिज्म इन्होंने कहा। अगला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में पहुंचकर बच्चा अमूर्त तार्किक अवधारणाओं को समझने लगता है। उन्हें सत्य असत्य का थोड़ा ज्ञान होने लगता है। वे आसानी से किसी बात पे बहस कर सकते हैं या कोई शब्द कहने पर उसके परिणाम को समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे आत्म केंद्रितता का ह्रास होता है इस स्टेज में बच्चे को, और उसकी जगह स्वार्थ परायणता की भावना विकसित होती है। तो इस स्टेज में स्वार्थ परायणता का भावना जो है बच्चों में विकास होता है। अगला है औपचारिक या ऑपरेशनल या फॉर्मल स्टेज। तो फॉर्मल स्टेज जो है 11 से 15 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने औपचारिक ऑपरेशनल अवस्था कहा है। यह किशोरा अवस्था भी है। इस अवस्था में पहुंचकर बच्चा जो है मूर्त प्रकल्पना विचारों को समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चा गणित के कठिन से कठिन सवाल लगाने लगता है, सही गलत का उसको ज्ञान हो जाता है। और इस अवस्था में माता पिता आज के से वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगता है, अपना अधिकांश काम वह स्वयं करने लगता है। और इसमें भी इन्होंने 3 चरण बताए हैं इनका। चलो इसमें जो इनके 3 चरण हैं वह विश्वव्यापी हैं, अर्थात सभी जगह पाए जाते हैं। और चौथा चरण इन्होंने कहा कि विश्वव्यापी नहीं है। यह उस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा कहाँ पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, उसे कैसी शिक्षा मिलती है, उसको वह निरक्षर रह जाता है। तो इन सब चीज़ों की होती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी। तो आप लोग जानते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के पिता के रूप में जी.एच. मीड को जाना जाता है। तो यहाँ हम मीड की बात ही करेंगे। तो यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति का सामाजिकरण में प्रतीक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, भाषा की मुख्य भूमिका होती है। यह सिद्धांत इन प्रतीकों और भाषाओं द्वारा जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरण करता है। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म थियरी अर्थात सिद्धांतकर्ताओं का यह मानना है कि जो व्यक्ति का जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरण होने की बात होती है,
तो उसमें भाषा और प्रतीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी के माध्यम से वे हर चीज़ सीखते हैं और जानते हैं। इस सिद्धांत में जॉर्ज हर्बर्ट मीड और चार्ल्स कूले जो है प्रमुख विद्वान रहे हैं। तो मीड ने अपने सामाजिकरण की प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है। उनके अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है, कम्युनिकेटिव कॉन्टैक्ट होता है, तब आत्म का विकास होता है। तो मीड मानते हैं कि बच्चा जब समाज में जाता है, दूसरों से इंटरेक्शन करता है, तब उसके आत्म का विकास होता है। मीड सामाजिकरण के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, आई और मी का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। आई माने मैं और मी माने मुझे। तो आई मीड ने स्व, आत्मा और आत्म सेल्फ के विकास को सामाजिकरण माना है। तो इन्होंने कहा कि जब आई मी बन जाता है तो व्यक्ति का जो है सामाजिकरण होता है। तो आई को इन्होंने जैविक अवस्था माना है और मी को सामाजिक अवस्था मानते हैं। तो आई को इन्होंने जैविक स्व माना है और मी को इन्होंने सामाजिक स्व माना है। इन्होंने कहा कि आई अर्थात मैं और मुझे, कहा कि आई का मी में जब रूपांतरण होता है वही सामाजिकरण होता है। मी में रूपांतरण के लिए जो सहयोग करते हैं, जिनके साथ व्यक्ति अंतःक्रिया करता है, उसको इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। एक सिग्निफिकेंट अदर। सिग्निफिकेंट अदर में बच्चे से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, वे आते हैं। अर्थात वे लोग जो व्यक्ति के समूह के सदस्य होते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति पर सर्वाधिक पड़ता है, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि को इन्होंने विशिष्टकृत अन्य या सिग्निफिकेंट अदर्स कहा है। दूसरा इन्होंने कहा सामान्यीकृत अदर, जनरलाइज्ड अदर, अर्थात वे लोग जो व्यक्ति के अपने समूह के सदस्य नहीं होते, लेकिन उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। जैसे बच्चा ऑफिस में जाता है और अन्य जैसे मार्केट वार्केट कहीं भी गया जहाँ उसके परिवार के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति जो हैं, तो उनको जनरलाइज्ड अदर कहा गया है। इस तरह मीड ने आई और मी के विकास के रूप में सामाजिकरण की बात कही है और इनके अनुसार विकास के 3 अवस्थाएं भी होती हैं, अभिनय, खेल और सामान्यीकृत। इन्होंने कहा प्रारंभिक स्टेज को, इन्होंने जो प्रारंभिक स्टेज बताया उसमें इन्होंने अभिनय कहा, और दूसरा इन्होंने खेल स्टेज अर्थात क्रीड़ा स्टेज बताया, और तीसरा इन्होंने खेल स्तर की चर्चा की है। तो आपको कहीं कहीं अभिनय, खेल और सामान्यीकृत मिलेगा, कहीं कहीं ये मिलेगा प्रारंभिक स्तर, क्रीड़ा स्तर अर्थात प्ले स्टेज या खेल स्टेज। तो प्रारंभिक स्तर बच्चे को 1 से 3 वर्षों तक की इन्होंने बात कही है। कहा कि बच्चा जब रहता है तो वह गुड़ियों से प्यार से मारता है, डंडा पीटता है, ये सब चीज़ें अभिनय करता है। और दूसरा क्रीड़ा स्तर पर इन्होंने इस अवस्था जो है में व्यक्ति 3 से 4 साल का हो जाता है, थोड़ी जानकारी होता है, लेकिन वह कुछ भी करता है उससे जोड़ नहीं पाता, अर्थात फैक्ट के में संबंध नहीं जोड़ पाता है, और वह क्या करता है, अभिनय करता है, नकल करता है। कभी वह सिपाही बनता है, कभी डकैत बनता है, कभी कुछ करता है, मतलब दूसरों की नकल करता है। उसके बाद गेम स्टेज की बात इन्होंने की है, अर्थात खेल स्तर की बात की। कहा कि 4 से 5 साल तक से जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है व्यक्ति, वह घर से बाहर निकलता है, बच्चों के साथ कई अन्य तरीकों का खेल खेलता है, मित्र समूह बनाता है। तो इन सब चीज़ों को भी इन्होंने विकास के स्तर में जो है चर्चा की है जी.एच. मीड ने। उसके बाद आ जाते हैं चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले द्वारा स्व के विकास के सामाजिकरण कहा गया है, लेकिन कूले मीड के समान स्व और समाज को अलग नहीं मानते, बल्कि इनका कहना है कि स्व और समाज दोनों जुड़वा है। तो चार्ल्स कूले कहते हैं, जैसे मीड ने कहा कि स्व, आई और मी अलग है, जब आई मी बनता है तब जाके व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि स्व और समाज दोनों एक ही है। तो कूले ने समाज को दर्पण माना है। इन्होंने कहा समाज दर्पण के समान होता है। जिस प्रकार व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखकर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है, उसी प्रकार समाज में व्यक्ति के परिवर्तन के लिए बाध्य करता
है। इसे कूले ने आत्मदर्पण सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी कहा है। तो यह थियरी जो इन्होंने दी है अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर, अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में दिया है। इन्होंने कहा व्यक्ति जब समाज में जाता है, समाज उसके बारे में क्या सोचता है, उसके बाद समाज जो है उसके बारे में क्या सोचता है, तो उस सोच को व्यक्ति अपने बारे में कैसा लेता है, अपने बारे में क्या सोचता है, उस आधार पे बनता है। तो वही जो है व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। इन्होंने कहा इसके 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज की मैं चर्चा की। पहला, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अर्थात समाज व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है। दूसरे जो मेरे बारे में सोचते हैं उस संबंध में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, अर्थात समाज जो व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उस संबंध में व्यक्ति अपने स्वयं में क्या सोचता है। तीसरा, कि मैं अपने बारे में कैसा विचार रखता हूँ, अच्छा या बुरा किसी तरह से। हर बालक को जैसे हर बालक को जानने में यह इच्छा होती, परिवार एवं परिवार के बाहर के लोग उसे किस आधार पर जज करते हैं, उसके बारे में क्या राय रखते हैं। कि जैसे बहुत से लोगों को मेधावी माना जाता है, अनुशासित, व्यवहार कुशल बालक माना जाता है, उसमें बालकों में श्रेष्ठता का भाव आता है। जैसे कुछ लोगों बच्चों को अगर अच्छा कहा जाए तो उनमें जो है श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। इसके विपरीत क्या होता है, कुछ अनुशासनहीन भोलू व्यक्ति होते हैं। तो आप लोग भी देखते होंगे कुछ, जैसे जिनके घर में 3-4 बच्चे होंगे तो उनमें कुछ बच्चों को अच्छा बिहेव किया जाता है, जिससे उनके अंदर में थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ घर वाले हमें अच्छा मानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ इन्होंने कहा है। उसके बाद आ जाते हैं, सिगमंड फ्रायड ने सामाजिकरण के अपने विचार में इच्छाओं का व्यक्तित्व के सामाजिक रूपांतरण में सामाजिकरण कहा है। इन्होंने कहा कि इच्छाओं का व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूपांतरण ही सामाजिकरण है। इसमें इसे इन्होंने मानवीय इच्छाओं को 3 श्रेणियों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड में होती है जैविक, प्राकृतिक और स्वाभाविक इच्छा। ईगो इच्छाओं को पूरा करने के तरीके से इन्होंने बताया है, और सुपर ईगो में नैतिक हो जाता है। तो इड जो होता है जिसमें व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छाएं ज़्यादा महत्व देता है, उसके बाद उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति ईगो में भी सही गलत का फर्क नहीं करता, चाहे किसी भी तरीकों को अपनाकर अपने इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। जिद करके रो के गा के बच्चा अपनी जिद मनवाना चाहता है, तो इस स्टेज को ईगो वाला स्टेज कहा गया। लेकिन जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसमें सुपर ईगो आ जाता है, तो वह जिद नहीं करता, वह यह सोचता है कि क्या अच्छा है, क्या सही है, नैतिक नियमों का पालन करता है कि उसकी इच्छा नैतिक नियमों के खिलाफ है या नैतिक नियमों से सही है। तो इन सब चीज़ों को सोच विचार कर जो है अपना कार्य करता है। फ्रायड ने कहा कि इड ईगो और सुपर ईगो के बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं वही सामाजिकरण होता है। इसके बाद फ्रायड ने दमित इच्छा, डिप्रेस्ड विल को संघर्ष एवं हिंसा का कारण माना है। तो इन्होंने इसमें 3 अवस्थाओं की चर्चा की है, एक चेतन मन, कॉन्सिक्वेंस माइंड, अचेतन मन, अनकॉन्सिक्वेंट माइंड, और चेतन मन, सब कॉन्सिक्वेंस माइंड। तो चेतन अवस्था में तो इन्होंने कहा व्यक्ति कुछ क्रियाएं जो है चेतन अवस्था में करता है, उसमें हर व्यक्ति के अंदर क्रोध, घृणा होता ही है, लेकिन वह क्या होता है, अचेतन मन में रहता है। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि व्यक्ति उसको इच्छाओं को बाहर निकाल लेता है, जैसे भीड़ ने किसी चोर को पकड़ लिया, तो उस समय जो भीड़ की प्रतिक्रिया होती है उसको पीटने की, तो उसकी जो प्रक्रिया रहती है वही डिप्रेस्ड विल कहलाती है, कि उसके अंदर कहीं हिंसा दबा हुआ रहता है, जो उस चोर को पकड़ने के बाद उसको पीट देते हैं। जो भी आता है अपना हाथ साफ करके चला जाता है। तो इसी को फ्रायड ने दमित इच्छा कहा है, कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने हिंसा को दबाते जाता है और किसी मौके पर उसको बाहर निकाल देता है जब भी उसे मौका मिलता है। आगे है सामाजिकरण के अभिकरण या साधन।
तो सामाजिकरण के अभिकरणों के योगदान में प्रमुख साधन होता है आपके परिवार, मित्र समूह, विवाह, नातेदारी। ये सभी प्राथमिक संस्थाएं हैं जो कि सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हीं के अलावा शिक्षण संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं होती हैं जिनको पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था माना है। इनके अलावा समय स्थान पर दो अन्य महत्वपूर्ण साधन मिल जाते हैं, जैसे मास मीडिया के द्वारा बच्चे का क्या सामाजिकरण होता है, वर्क प्लेस पर उसका होता रहता है। तो विल्बर्ट मूर ने कार्यस्थल के आधार पर व्यवसायिक अवस्थाओं को 4 चरणों की चर्चा की। एक व्यवसायिक चयन, प्रत्याशित समाजीकरण, अनुकूलता व प्रतिबद्धता, सतत प्रतिबद्धता। तो ये 4 चरणों की चर्चा किसने की है? विल्बर्ट मूर। इन्होंने कार्यस्थल का, व्यवसाय का पहले व्यक्ति चयन करता है और उस व्यवसाय को चयन करने के बाद वह प्रत्याशित समाजीकरण उस तरह पहले से ही बिहेव करता है। प्रत्याशित समाजीकरण की बात करते हैं मर्टन। उसके बाद अनुकूलन करता है, जब वह व्यवसाय के साथ अनुकूलन करने लगता है और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाता है और उसके बाद उसके जो कर्तव्य होते हैं उसको बराबर वह निर्वहन करने लगता है। सामाजिकरण को पार्सन्स ने 2 भागों में बांटा है। प्राथमिक समाजीकरण, जिसमें परिवार जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, परिवार विवाह, जो कि प्राथमिक होती हैं। मेटा स्पेंसर ने प्राथमिक संस्था को ही प्रारंभिक समाजीकरण या अर्ली सोशलाइजेशन कहा है। उसके बाद पार्सन्स ने द्वितीयक समाजीकरण की बात कही है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात, जो द्वितीयक जैसे शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से पूरी की जाती हैं। इसी को मेटा स्पेंसर ने उत्तर समाजीकरण या लेजर सोशलाइजेशन कहा है। ब्रूम और सेल्जिक ने 2 प्रकार के समाजीकरण की चर्चा की है। दमनात्मक समाजीकरण, रिप्रेसिव सोशलाइजेशन। इसमें माता पिता केंद्रित होते हैं, अर्थात जब माता पिता बच्चों को डांट फटकार के कोई चीज़ सिखाते हैं तो दमनात्मक समाजीकरण में आता है। सहभागी समाजीकरण, जब बच्चा जाता है स्कूल में सीखता है तो इसे संतत या केंद्रीय समाजिक, बच्चा केंद्रित हो जाता है, अपने स्वयं से सीखता है, तो वह पार्टिसिपेट सोशलाइजेशन हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।